नमस्कार साथियों, सेंटर फॉर एम्बिशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मूल अधिकार के लास्ट सेशन को करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग 32 आर्टिकल से लेकर और 35 आर्टिकल तक के जो भी प्रोविज़न हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उन सब प्रोविज़न को इसी एक सेशन के अंदर देखेंगे। और इसके साथ हम आर्टिकल 31 के स्टेटस को देखेंगे कि उसमें क्या चेंजेज आए, और हमने आर्टिकल 30 तक के सेशंस को किया, 31 को नहीं लिया, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये सारा डिस्कशन आज हमारा रहने वाला है। जिन भी लोगों ने इससे पहले के 9 सेशंस नहीं देखे हैं, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड रहे हैं, प्री एज वेल एज मेंस, जहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, उनकी एरियाज़ को नोटिफाई किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, उनका एक्सप्लेनेशन किया गया है। और उसी श्रृंखला के अंदर, उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम क्लास नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। और इस पूरे डिस्कशन में आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, आर्टिकल 32 इतना व्यापक आर्टिकल है जो अपने आप में एक मूल अधिकार है। उसके साथ ही इसमें रिट से रिलेटेड जो प्रोविज़न है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिट एरिया से डिफरेंसेस क्या हैं, ये सारे डिस्कशन हम इसके अंदर करेंगे। तो आप सभी लोग, जिन भी लोगों ने पिछले सेशंस को नहीं देखा है, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी गई है। आप वहां से उन सेशंस को देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि आप अपनी तैयारी का जो लेवल है उसे अपग्रेड कर सकते हैं और एक स्टैंडर्ड पैमाने पर आप पॉलिटी को तैयार कर सकते हैं। जो आपके प्री के क्वेश्चन तो गलत नहीं होने देगा यह सेशन, साथ ही आपके जो मेंस के स्तर पर है उसमें राइटिंग, जो आंसर राइटिंग करेंगे आप, उस स्तर पर भी आपको बहुत सारा हेल्प यहाँ से मिलने वाला है। क्योंकि आप जब भी कोई मेंस का आंसर लिखते हैं पॉलिटी के अंदर, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई प्रोविज़न या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई केसेस, जब तक आप उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आपका आंसर बाकी बच्चों से अलग नहीं हो पाता है और आपको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। यदि आप इस तरीके से उस आंसर को शुरू करेंगे, कंक्लूजन में को ले जाके अच्छे से एंड करेंगे, मेन पार्ट के अंदर जो आपसे पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर रखेंगे, तो आपको बहुत सारा इसके अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। वो मेंस में आपके मार्क्स को बूस्ट करवाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, 32 से लेकर 35 का हम लोग देखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले आपको 31 बताएंगे, क्योंकि इससे पहले के जो 4 सेशन हुए हैं उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि 12 से लेकर 18 तक का एक सेशन लिया है। उसके बाद 19 से लेकर 22 तक का एक सेशन लिया है। इसमें 21 आर्टिकल, 21A आर्टिकल, 21 आर्टिकल से रिलेटेड केसेस, इन सब का डिस्कशन हमने इस सेशन के अंदर किया है। आप लोग वहाँ से जाएं, देखें, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें, अपने तैयारी को, या मैं कहूँ कि अपनी मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ा सकें। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 23 से लेकर 30 तक के आर्टिकल किए हैं। और आज हम लोग इसी कड़ी में 31 से लेकर एक्चुअल में 35 तक का देखेंगे। ये हमारे सेशन रहे हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। तो हमने आपको जैसा कहा कि हम लोग सबसे पहले आर्टिकल नंबर 31 को देखेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 31 जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिपील किया जा चुका है, यानी हटाया जा चुका है। कहाँ से? फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर से। ये क्या था? ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोविजन इसमें देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर बोला गया था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के द्वारा या कानूनी प्रक्रिया के अलावा नहीं हटाया जा सकता है। यह बात अब बोली गई है इसके बारे में, उससे पहले ये मूल अधिकार हुआ करता था। तो क्या किया गया, आर्टिकल नंबर 31 को 44 नंबर के अमेंडमेंट से 1978 के अंदर, 44th नंबर अमेंडमेंट से 1978 में यहाँ से हटाया गया। और इसका जो प्रेजेंट कह सकते हैं स्टेटस है, प्रेजेंट स्टेटस है, वो यह स्टेटस इसका कहता है कि इसको आर्टिकल नंबर 300A पार्ट नंबर 12 में इसको अब रखा गया है। अब यह जो राइट टू प्रॉपर्टी था, अब यह हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहा है। इसकी जगह पर अब यह आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट्स आप इसको बोल सकते हैं।
लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से इसको रिपील किया गया है और कहाँ पर उसका प्रेजेंट स्टेटस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर देखेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नाम है उसका आर्टिकल नंबर 32। इस 32 नंबर आर्टिकल को, इसका इम्पोर्टेंस आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे संविधान के जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन रहे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, उन्होंने इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट बोला है, आत्मा बोली है। तो इसका इम्पोर्टेंस आप इसी बात से बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो पहले तो आप ये देखिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 32 जो है, इसका टाइटल आप देखेंगे या इससे ये किससे रिलेटेड है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह आर्टिकल आपको यह वाला अधिकार प्रदान करता है, राइट टू, एक सेकेंड, यहां से आप देखो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये होता है इसका अधिकार। इसको मैंने आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर के अकॉर्डिंग बताया कि इनके डॉक्टर BR अम्बेडकर के अकॉर्डिंग संविधान की अगर आत्मा और उसका हार्ट पूछा जाएगा आपसे, तो आप आंसर करेंगे आर्टिकल नंबर 32 को, जब पूछा जाए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद इस आर्टिकल को क्या है, इसके अंदर 4 प्रोविजन देखने को मिलते हैं, 4 प्रोविजन इसके अंदर, 4 प्रावधान देखने को मिलेंगे इसके अंदर। और वो प्रावधान आपको क्या बता रहे हैं उसको आप पहले देख लीजिए। पहला प्रावधान तो यह बता रहा है कि यह आर्टिकल 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहला हो गया। दूसरा हो गया कि इस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन पर आदेश, निर्देश या रिट को रिलीज कर सकता है। यह दूसरी बात हो गई। तीसरी बात इसके अंदर बोली गई है कि इस आर्टिकल के आधार पर क्या किया जा सकता है कि आपका जो 32 के अंदर, इसमें 2 बातें हमने बोली, उसके अलावा क्या हो सकता है कि पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकता है। लेकिन ये उच्चतम न्यायालय के अंदर जो बोला, उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार, उच्चतम न्यायालय शब्द इसके अंदर जो आ रहा है, मेरी बात शायद आप समझ नहीं पाए होंगे। पहली बात हमने बोला कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अगर वायोलेशन होता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात हमने बोली यहाँ पर कि पार्लियामेंट को यह पावर दी गई है कि पार्लियामेंट उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकता है। इस रिट जारी करने के अधिकार के अंतर्गत हाई कोर्ट शामिल नहीं है। अन्य, ऐसे बोलो ना, पार्लियामेंट अन्य न्यायालय को, अन्य न्यायालय, इस अन्य न्यायालय के जो शब्द है इसके अंदर हाई कोर्ट को शामिल नहीं किया गया है, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, 2 बातें ये हो गई। तीसरी बात इसके अंदर आती है कि ये ऐसे लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। यह अपने आप में ही एक मूल अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो राइट मिला हुआ है यह अपने आप में ही एक संवैधानिक अधिकार है। चौथी बात जो आप इसके अंदर देखेंगे, इसमें बोला गया है आपसे कि यह आर्टिकल 32 तभी इम्पोज होगा, तभी इसके अंतर्गत कार्यवाही होगी जब मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो, न कि मूल अधिकारों से संबंधित विषयों में इस आर्टिकल को लागू किया जाएगा। ये 4 बातें या 4 प्रोविजन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके अंदर मेन जो प्रोविजन है वो क्या दिए गए हैं कि ये जो आर्टिकल 32 है
यह आर्टिकल 32 5 प्रकार के रिट का प्रोविजन करता है। 5 प्रकार के रिट का प्रोविजन इसके अंदर देखने को मिलता है। ये रिट कब जारी की जाएंगी? जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा होगा, किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन किया जा रहा होगा, तो फिर वहां पर रिट का प्रोविजन देखने को मिलेगा और ये रिट जारी की जाएंगी। जैसे आर्टिकल 32 के अंदर ये 5 रिट रिलीज करने का राइट सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है, उसी प्रकार से आर्टिकल नंबर 226 के अंदर रिट जारी करने का जो अधिकार है, ये आपको हाई कोर्ट्स के द्वारा मिला हुआ है। ये दो बातें हो गई आपके सामने। अब आप इसके अंदर पहले तो मैं अंतर बताता हूं आपको, उसमें भी रिट जारी की जा सकती है, इसमें भी रिट जारी की जा सकती है। तो डिफरेंस हम लोग पहले देख लेते हैं ना, इन दोनों के डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस आप पहले देख लीजिए। ये एफ थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसको दोबारा बना देते हैं। डिफरेंस, तो यहाँ जो आर्टिकल 32 है, इसके अंदर क्या है, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के आधार पर ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ये 226 के अंदर क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर तो रिट जारी हो ही सकती है, इसके अलावा अन्य आधारों पर भी रिट जारी की जा सकती है। बात समझ गए? तो इस वाले प्रोविजन के अकॉर्डिंग बोला जाता है, कि हाई कोर्ट के, मतलब इसका जो कंक्लूजन आप निकालेंगे वो यह निकलेगा कि हाई कोर्ट का रिट जारी करने का न्याय क्षेत्र अधिक है। क्या मेरी बात समझ पाए आप? यह लाइन क्यों लिखी गई है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आर्टिकल 32 के अंदर केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के आधार पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि आर्टिकल 226 कहता है कि हाई कोर्ट न केवल फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर बल्कि अदर ग्राउंड पर भी रिट को जारी कर सकता है। पहला बात ये हो गया। दूसरा यहाँ पे प्रोविजन है, ये क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया के लिए रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट। यह क्या करेगा, संबंधित क्षेत्र से रिलेटेड रिट जारी करेगा, संबंधित क्षेत्र तक सीमित। जैसे यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना, मध्य प्रदेश का जबलपुर हाई कोर्ट, ये अपने क्षेत्र विशेष के अंदर ही रिट जारी करेंगे। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे कि क्षेत्रीय विस्तार जब आप देखेंगे तो वह सुप्रीम कोर्ट का अधिक है। इन दोनों पॉइंट्स का जब हम एक कंक्लूजन निकालेंगे तो क्षेत्रीय विस्तार हम देखेंगे, रिट जारी करने का क्षेत्रीय विस्तार वह किसका ज़्यादा है, तो वह सुप्रीम कोर्ट का अधिक है हाई कोर्ट से। ठीक है, ये दो बातें अगर आप ये अंतर समझ गए हैं तो आप यहाँ से अगर मेंस का क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर लेंगे, एलेबोरेट करेंगे, अपना लैंग्वेज देंगे। और यदि प्री के अंदर क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, तो आप उस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि वो रिट कौन सी हैं जिनके आधार पर बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे नागरिक हैं और जो गैर नागरिक हैं उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है और संविधान के भाग 3 के सॉरी संविधान के भाग 3 को संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। तो पहली जो रिट आती है वह रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। यह बात आपको, ये तो अभी हमने केवल नाम लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस।
हैबियस कॉर्पस, HABEAS, हैबियस कॉर्पस। इसके अंदर क्या होता है, इसमें बोला जाता है शरीर को उपस्थित किया जाए। यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से कैद करके रखा जाता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है। यह एक आदेश के तरीके से होता है। इसमें बोला जाता है कि शरीर को प्रेजेंट किया जाए। इसको, अच्छा, इस बात को इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, इस बात को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। अब आप समझ लीजिए इसको। इस रिट को जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि आप जिस व्यक्ति को भी बंदी बना के रखे हुए हैं उसको कोर्ट में प्रस्तुत करें। यह रिट न केवल सार्वजनिक बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी जारी की जा सकती है। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि यह रिट सार्वजनिक कार्यालय, सार्वजनिक अधिकारी के लिए जारी होने के साथ साथ यदि किसी निजी व्यक्ति ने भी इस तरीके से किसी को बंदी बना के रखा है तो उसके अगेंस्ट भी यह रिट जारी की जा सकती है। अच्छा, इसके कुछ अपवाद हैं जहां पर इस रिट को जारी नहीं किया जा सकता है। पहली इसमें जो अपवाद समझ लें, एक्सेप्शन समझ लें, वह यह है कि किसी भी व्यक्ति की अगर जो हिरासत है या जो अरेस्ट किया गया है, बंदी बनाया गया है, उसका अगर लीगल तरीके से किया गया है, पहला। दूसरा, अगर ऐसे क्षेत्र में किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र से बाहर का विषय है, तब भी यह रिट जारी नहीं होगी। तीसरा, यदि विधानसभा और पार्लियामेंट की अवमानना, कंटेम्प्ट के ऊपर अगर यह किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, तब भी इस रिट को जारी नहीं किया जा सकता है। तो ये जो ग्राउंड थे, इनके आधार पर यह चीज़, यह वाली जो रिट है इसको जारी नहीं किया जा सकता है। दूसरा इसमें, अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें कि अगर न्यायालय के द्वारा हिरासत प्रदान करी गई हो या न्यायालय द्वारा हिरासत की सजा सुनाई गई हो, तब भी इस रिट को जारी नहीं किया जा सकता है। तो आप इसको, ये इसके एक्सेप्शन थे। बाकी आप इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर को उपस्थित किया जाए। और ये इंग्लिश वाला टर्म जरूर याद रखेंगे, कई बार पेपर में मैच ऑफ द फॉलोइंग में यह शब्द ही लिखा होता है आगे, टू हैव द बॉडी ऑफ। दूसरा इसका जो पॉइंट है, इसमें आप दूसरे पॉइंट के अंदर देखेंगे वो होता है परमादेश। परमादेश, अब इस परमादेश को इंग्लिश में बोलते हैं मैंडमस। मैंडमस, यह दूसरे टाइप का रिट है। अब यह रिट, इसका जो अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे वी कमांड, वी कमांड। यह बात आप अपने नोटबुक के ऊपर जरूर से नोट करेंगे, और नोट नहीं करेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप पेपर में फिर इसको टेम्परेरी बेसिस पे ही पहुंचा सकते हैं। परमानेंट ढंग से जब आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको गलत ही करके आएंगे। तो इसलिए आपको यह चीज जरूर से याद रखनी है। यह रिट कब तब जारी की जाती है, जब किसी सार्वजनिक कार्यालय का अधिकारी, जब कोई ऑफिस है उस कार्यालय का अधिकारी अपने कार्य को करने से मना कर देता है, तो इस रिट को जारी करके न्यायालय आदेश देता है और पूछने का प्रयास करता है कि आपने यह काम क्यों नकारा है। यह बात आप यहाँ पे समझ सकते हैं, है ना, इस बात को आप यहाँ समझ सकते हैं। अच्छा, जैसे फर्स्ट वाले में कुछ एक्सेप्शन थे, उसी प्रकार से यहाँ भी एक्सेप्शन है। तो उन एक्सेप्शंस के अंदर आप देखेंगे कि यह वाली रिट को निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं जारी की जा सकती है, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध यह वाली रिट जारी नहीं हो सकती है। यह केवल सार्वजनिक कार्यालय, सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध ही इस रिट को जारी किया जा सकता है। यह इस उस प्रकार के कार्यों के लिए भी यह रिट जारी नहीं हो सकती है जहां पे काम का विवेक अनुसार करने की छूट प्रदान की गई हो। जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो कार्यालय होते हैं, वहां पर कई प्रकार के कार्य ऐसे होते हैं जो उनके विवेक पर निर्भर होते हैं। उनको अगर ठीक लगता है तो करेंगे, नहीं लगता है तो नहीं करेंगे, तो वहां भी इस रिट का उपयोग नहीं हो सकता है।
अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर की रिट की तरफ, जो कि न्यायालय से रिलेटेड है, मतलब जुडिशियल सिस्टम के अंदर ही इसको रिलीज किया जाता है, और इस रिट का नाम है प्रतिषेध। प्रतिषेध यह हिंदी में है, और इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन। अच्छा, इसका जो अर्थ आप देखेंगे, यह अर्थ आपको बताएगा टू फॉरबिड, टू फॉरबिड या रोकना, टू फॉरबिड या रोकना, ये दो बातें आप याद रखेंगे, टू फॉरबिड या रोकना। यह न्यायालय के द्वारा तब रिलीज की जाती है जब किसी कोई जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई न्यायालय हो सकता है, कोई ट्रिब्यूनल हो सकता है, यदि उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करने का प्रयास किया है, जैसे मान लो कोई किसी का अधिकार क्षेत्र है, वह किसी पर्टिकुलर क्षेत्र तक, पर्टिकुलर सीमा तक बंधा हुआ है, और उस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके वो निर्णय देने का प्रयास कर रहा है, तो उच्चतम न्यायालय उसको प्रतिषेध रिट के माध्यम से उस कार्य को करने से रोक सकता है। यह बात इसके अंदर बोली जाती है, यह रिट इस वजह से रिलीज की जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई? और इसके लिए आप बिल्कुल स्पेसिफाई करके यहाँ पर नोट लगा लें, या मैं एक स्टार लगा के आपको बता देता हूँ, आप इसको स्टार लगाएं। ये केवल और केवल न्यायिक अधिकरण के को ही जारी की जा सकती है। इसके बाद अच्छा एक रिट और आती है, यहां से देखिए आप उसको, ये कहते 3 हो चुकी हैं, 4 नंबर की है ये। इस रिट को बोलते हैं उत्प्रेषण, इंग्लिश में बोलते हैं सर्टियोररी, सर्टियोररी। इसको इस तरीके से उत्प्रेषण बोला जाता है, सर्टियोररी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में जो अर्थ होता है वो होता है टू बी सर्टिफाइड। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रमाणित करना, टू बी सर्टिफाइड, प्रमाणित करना। इस तरीके से आप देखेंगे उत्प्रेषण, सर्टियोररी, टू बी सर्टिफाइड और प्रमाणित करना। यह रिट भी किसी उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने लोअर कोर्ट्स को, लोअर जुडिशरी को रिलीज की जाती है। इस रिट के अंदर क्या किया जाता है कि अगर किसी न्यायालय के पास कुछ अधिक कार्य क्षेत्र है तो वो उस कार्य को अपने पास मंगा सकते हैं। ये रिट इस संदर्भ में रिलीज की जाती है। इसके लिए भी आप हाईलाइट करेंगे कि यह रिट भी केवल और केवल न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध ही या न्यायिक अधिकरणों के लिए ही जारी की जा सकती है। अब इसके अंदर मेन तो यही है कि अगर न्यायालय के पास किसी भी प्रकार का कोई मामला लंबित है तो उस मामले को वो अपने पास बुला सकते हैं। अब अच्छा, दो बातें आपने यहाँ पर देखी, एक इससे पहले वाली आपने देखी थी जो थी प्रोहिबिशन रिट यानी प्रतिषेध रिट, और एक ये हो गई उत्प्रेषण सर्टियोररी। जो प्रतिषेध वाली रिट थी उसमें क्या किया जाता है कि जब रिट जारी की जाती है तो न्यायालय को, लोअर कोर्ट्स को कार्य करने से रोका जाता है। और इस सर्टियोररी वाले में, उत्प्रेषण में क्या होता है कि यहाँ पर कार्य करने से केवल रोका नहीं जाता है, बल्कि उस कार्य को अपने पास मंगाकर उसको एक्टिवली आगे बढ़ाने का या उस मामले को समापन की ओर ले जाने का कार्य किया जाता है। अच्छा, इसके बाद एक और रिट रह गई है, उस रिट को भी आप देख लीजिए। वो रिट है आपकी 5th नंबर की, जिसको बोला जाता है अधिकार प्रक्षा। उसको बोलेंगे आप अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा। ये हिंदी है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं को वारंटो, को वारंटो। को वारंटो यह रिट है यहाँ की, को वारंटो। अब इसके अंदर, अच्छा इसका भी पहले आप मूल अर्थ देख लीजिए। इसके अंदर होता है बाई व्हाट अथॉरिटी,
बाई व्हाट अथॉरिटी। यह रिट, इसका अर्थ बाई व्हाट अथॉरिटी। दूसरा, इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं प्राधिकृत या वारंट द्वारा। अब आप इसको जो इंग्लिश के टर्म है, उस रिट के इंग्लिश के जो टर्म है, इन टर्म को आप अपनी कॉपी पर एक तरफ रिट, एक तरफ उसके इंग्लिश के टर्म लिख कर रखिए। होगा क्या कि जब भी आपसे क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग का आएगा या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट में आएगा, तो आपसे इसी टर्म को लिख कर पूछेगा। हिंदी वाले बच्चे विशेष रूप से याद रखें कि वो हिंदी में याद कर लेंगे और वहाँ पर पूछा इंग्लिश में जाएगा, क्योंकि वो इसको देवनागरी में लिख देता है। तो आप इसके लिए बचने के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी पर 2 कॉलम बनाकर इसको पैरेलली लिख सकते हैं। अब आप इसका अर्थ समझ लीजिए। यह रिट न्यायालय के द्वारा तब जारी की जाती है जब किसी सार्वजनिक कार्यालय में कोई व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा स्थापित कर लेता है। कोई व्यक्ति बोलने लगता है कि हम यहाँ के हेड हैं, चेयरपर्सन हैं, या हम यहाँ की अथॉरिटी हैं, तो उस बात पे अगर वो इलीगल नियंत्रण स्थापित किया गया है तो उसके खिलाफ यह रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, यह बात यहाँ पर याद रखेंगे। और इसके अंदर बोला गया है कि यह वाली जो रिट है, इसके लिए नोट लगा के लिख सकते हैं। जैसे ऊपर सबके एक्सेप्शन लिखते हुए आए हैं आप, उसी तरीके से इसको लिखेंगे कि जो मंत्रियों के कार्यालय होते हैं, यानी इसको मंत्रित्व कार्यालय एंड निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। यह बात आप इतनी सी इसके अंदर याद रखेंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपका आसानी से ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। तो रिट से रिलेटेड आपने ये वाला काम कर लिया है। 5 रिट हैं, 5 रिट आपने देखी, बंदी प्रत्यक्षीकरण देखी, प्रतिषेध देखी, उत्प्रेषण देखी, अधिकार परीक्षा देखी और परमादेश देखी। ये 5 रिट हैं। 5 रिट को आप याद करिए और उनके प्रोविजन को देख लीजिए। मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है और प्री में पूछा जा सकता है। 226-32 का डिफरेंस क्या है वह पूछा जा सकता है आपसे। तो आप प्रिपेयर रहेंगे हर परिस्थिति के लिए और हर सिचुएशन से लड़ने के लिए। जीता वही है जिसने हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया है। अपने आप को तैयार कीजिए उस स्थिति का कि आप हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला कर सकें। और वह मुकाबला कब कर पाएंगे, जब आप सिंसियरली अपनी पढ़ाई को टाइम देंगे। जो बातें बोली जाती हैं आप उसको तरीके से सुनेंगे और अपनी कॉपी पर नोट्स बनाएंगे। जब तक आप अपनी पेन कॉपी नहीं चलाएंगे, आप मान के चलिए कि वह सब्जेक्ट, वह टॉपिक आपका होने में टाइम लेगा, और अगर आपका हो भी जाएगा तो टेम्परेरी बेसिस पर होगा। और जबकि बनाना हमको अपना पक्का बनाना है, ताकि आप प्री, मेंस और इंटरव्यू में भी अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उनका आसानी से आंसर कर सकें। इंटरव्यू में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड इंटरव्यू के क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, चाहे आपका बैकग्राउंड उस स्तर का रहा हो और चाहे आपका बैकग्राउंड उस स्तर का ना रहा हो। आपसे इस एरिया से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, अब तक पूछे गए हैं, आप भी जब इंटरव्यू देंगे तो आपसे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं 2 बार 70 नंबर लेके आया हूँ इंटरव्यू के अंदर, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि मैं अगर बता रहा हूँ तो अपने इंटरव्यू के अनुभव से ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है आज का, वो है हमारा आर्टिकल नंबर 33। इस आर्टिकल नंबर 33 को जब आप समझेंगे तो इसके अंदर क्या बोला गया है कि पार्लियामेंट को कुछ पावर मिले हुए हैं, और मैं ये यहाँ से कह सकता हूँ कि ओनली पार्लियामेंट को ही ये पावर मिले हुए हैं। क्या पावर मिले हुए हैं कि जो सशस्त्र बल होते हैं, सेना होती है, पुलिस बल होते हैं, या इस टाइप के और भी जो बल होते हैं जो सेवा में लगे होते हैं, या मैं अगर आपसे कहें कि संक्षिप्त ढंग से अगर बोलें तो जो सुरक्षा से रिलेटेड बल हैं, जो देश में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, उनके मूल अधिकारों को या उनके मूल अधिकारों के लागू होने को पार्लियामेंट क्या कर सकता है, रोक सकता है। पार्लियामेंट ऐसा कानून बना सकता है, पार्लियामेंट ऐसी कार्यवाही कर सकती है, पार्लियामेंट ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिससे कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों या इस टाइप के अन्य बलों के मूल अधिकारों को रोका जा सके,
उनके इम्प्लीमेंटेशन को रोका जा सके। यह बात आर्टिकल 33 बोलता है। सुप्रीम को इसको क्या बोला मैं, इसको पार्लियामेंट को पावर प्रदान की गई है कि ये जो बल हैं, जिसमें हम बार बार आपसे बोल रहे हैं, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, है ना, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, और आप इसमें किसको शामिल कर सकते हैं, खुफिया एजेंसी के जो इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं, खुफिया एजेंसी, ये अपने आप ही ऊपर नीचे हो जाता है ना, हमने वहाँ पुलिस लिखा था, उसमें ना अपने आप ऐड हो गया, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी, इनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं, इनके मूल अधिकारों को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का जो अधिकार प्रदान किया गया है, वह प्रदान किया गया है किसको, ओनली सुप्रीम को, इसको पार्लियामेंट को। विधानसभाओं को यह अधिकार नहीं है कि वह इन बलों के मूल अधिकारों पर किसी भी प्रकार का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकें। ठीक है, हमने बिल्कुल स्ट्रिक्टली लिखा है यहाँ पे, विद क्लैरिटी, ओनली पार्लियामेंट को ही ये आर्टिकल अधिकार देता है। अब हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 34। आर्टिकल 34, यह आर्टिकल क्या बताएगा, इसमें मार्शल लॉ से रिलेटेड प्रोविजन दिया गया है कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगेगा या नहीं लगेगा, मूल अधिकारों की क्या स्थिति रहेगी मार्शल लॉ के समय, वह बात इसके अंदर बताई गई है। आर्टिकल 34, फंडामेंटल राइट प्रतिबंधित यानी रिस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित जब देश में मार्शल लॉ इम्पोज होगा। अब ये पूरे देश में हो सकता है या किसी क्षेत्र विशेष में हो सकता है, ये तो जब लगेगा उसी समय पता चलेगा कि कहाँ लगा हुआ है, उस क्षेत्र विशेष के या पूरे देश के, जहाँ भी ये मार्शल लॉ लागू है वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। अब एक टर्म आया मार्शल लॉ, तो मार्शल लॉ को आप ऐसे समझ लीजिए कि सैन्य शासन होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको कहीं भी आपको इसका प्रोविजन देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इसको परिभाषित करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। यह ऐसी स्थिति है जहां पर सामान्य प्रशासन कानून व्यवस्था को संचालित करने में अपने आप को असक्षम पाता है, या कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी ज़्यादा जटिल हो गई है कि वह सामान्य प्रशासन के द्वारा सुधारी नहीं जा सकती है, तो वहाँ पर मार्शल लॉ को इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, यह एक प्रोविजन है ताकि देश की सुरक्षा और उसको सुरक्षा प्रदान की जा सके बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। ठीक है, तो इस वजह से यह प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और इस जब मार्शल लॉ इम्पोज होगा तो उस समय फंडामेंटल राइट्स का क्या हो जाएगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। तो यह बात यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और तो कोई ऐसा प्रोविजन है नहीं इसके अंदर। इसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 35 आता है। अब वो आर्टिकल नंबर 35 क्या करता है, आर्टिकल 35 ये कुछ विशेष मामलों में, कुछ विशेष मामलों में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को कुछ पावर देता है जिससे कि वह मूल अधिकारों से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस के लिए कानून बना सकें। जैसे आपने पढ़ा कि आर्टिकल नंबर 16 में बोला गया कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, ऐसा बोला, लेकिन हमारे यहाँ पर आप रिजर्वेशन का सिस्टम भी देखते हैं, तो अवसर की समानता एक तरीके से वो असमानता देखी जाती है।
उसी प्रकार से आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 15 में बोला गया कि जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में भी ऐसा ही बोला गया है। जबकि आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के लेवल पर पार्लियामेंट के द्वारा कुछ पोस्ट को वहाँ के लोकल लोगों के लिए रिजर्व करने का प्रोविजन पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार से आप कहाँ पर और देख सकते हैं, और कानून बनाने वाला काम आप जहाँ देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 32 के बारे में हमने आपसे एक बात की थी। आर्टिकल 32 इसमें हमने बोला कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। अन्य न्यायालय शब्द के अंदर हाई कोर्ट को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। यह बात भी हमने आपसे बोली। क्यों नहीं किया जा सकता है कि आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट्स को ऑलरेडी वो पावर मिली हुई है जिस पावर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो आर्टिकल 32 के ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, पार्लियामेंट को ही दिया गया है। आर्टिकल 17 के अंदर आप देखते हैं अस्पर्शता, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, इसको हटाने के लिए, अस्पर्शता को समाप्त करने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बनाया गया है। बनाया गया है, नहीं बनाया गया है? उसी प्रकार से ये कानून भी पार्लियामेंट ने ही बनाया है। यहाँ पर क्या किया है, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने का प्रयास इसके अंदर देखने को मिलता है। वैसे ही आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 23 इसके अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कानून बनाया गया है। मतलब मानव, इसके अंदर बोला क्या गया है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम निषेध। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बलात् श्रम को प्रोहिबिट किया गया है। इसी के आधार पर पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है। तो ये आर्टिकल 35 इस तरीके से कुछ पार्लियामेंट को पावर प्रदान करता है, पावर ट्रांसफर करता है, ताकि पार्लियामेंट क्या करे कि पार्लियामेंट उस पावर का उपयोग करते हुए उस पावर के उपयोग के साथ नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित कर सके, और जिन लोगों को भी उन मूल अधिकारों के वायोलेट करने का दोषी पाया जाए तो उनको सजा दिलवाई जा सके। यही मूल मंतव्य है, मेन ऑब्जेक्ट कह सकते हैं पार्लियामेंट इसका आर्टिकल नंबर 35 का है, कि जिसके अंदर पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वह कुछ आधारों पर मूल अधिकारों से रिलेटेड कानून बना सकती है। अब उनसे रिलेटेड जो कानून बना सकती है उसमें हमने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे आर्टिकल 16 और 15 में भेदभाव की मनाही की गई है, उसके बावजूद भी आंध्र प्रदेश में स्थानीय लोगों को कुछ रोजगारों में सेवा देने के लिए वरीयता या उनको आरक्षित किया गया है। यह काम पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून से हो रहा है। फिर हमने आपको आर्टिकल नंबर 32 बताया कि 32 नंबर का आर्टिकल ऑल्सो एक्सप्लेन कि पार्लियामेंट अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकता है। इस अन्य न्यायालय वाले जो टर्म है, इस अन्य न्यायालय के अंदर हाई कोर्ट को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट को इंक्लूड क्यों नहीं कर सकते हैं, यह बात हमने आपसे बोली कि हाई कोर्ट को 226 नंबर के आर्टिकल के अंदर रिट रिलीज करने का अधिकार ऑलरेडी मिला हुआ है, तो उनको अलग से ऐसा करने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर उसके बाद हमने आपको बोला आर्टिकल नंबर 17 ये अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। तो अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए हमारे पार्लियामेंट के द्वारा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1951 बनाया गया। इसका नाम पहले अलग था, इसको 1976 के अंदर नाम परिवर्तित किया गया। उसके बाद आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम को प्रतिषेध यानी प्रोहिबिट करने का प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स में किया गया है। तो इसी को लागू करने के लिए या इस चीज़ को रोकने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा इसको रोकने के लिए कानून बना के तैयार कर दिया गया है। जैसा हमने आपसे ऑलरेडी बोला कि इन कानूनों को बनाने का उद्देश्य है कि देश के अंदर मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जा सके, और जो लोग इन मूल अधिकारों को वायोलेट करते हैं उनको दंड या सजा का प्रावधान उनके लिए किया जा सके, ताकि हमारा जो प्रशासन है, शासन है, वह सुचारू रूप से संचालित होता रहे।
तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक के प्रोविजन आपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं उन सबको आपने कर लिया है। अब हम एक दिन फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी PYQ हैं उनको हम आपके सामने लेकर आएंगे, जिससे कि आपको यह पता चल सके कि आपने जो फंडामेंटल राइट्स के सेशंस सुने, उनसे अपने नोट्स बनाए, उन नोट्स के आधार पर आप कितने क्वेश्चंस को हल करने में सक्षम हो पाए। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि यदि आप सेशंस को सुनेंगे तो आप अब तक जितने PYQ आए हुए हैं उन सारे PYQ को सॉल्व करने में सक्षम बन जाएंगे। आगे टेंटेटिवली जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं आप उन क्वेश्चन को भी संभवतया सही करने में सक्षम हो जाएंगे। तो इस चीज़ की टेस्टिंग कैसे होगी? जब हम PYQ का सेशन लेके आएंगे उसके अंदर आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठेंगे, हम जब यहाँ पर आंसर पूछेंगे तो आप आपको आंसर अपना टिक करके रखेंगे, अपनी कॉपी में ऑप्शन बना के रखेंगे। हम जब आंसर बताएंगे आप उसके अकॉर्डिंग मैच करेंगे और फिर आप अपना स्कोर देखेंगे और हमको कमेंट सेक्शन में आप उस कमेंट बताएंगे कि आपके इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक फंडामेंटल राइट से आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन एक ही सेशन के अंदर कवर करें। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए ताकि आप अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सके। अपने जो लक्ष्य बनाए हैं, आपने जो सपने देखे हैं उन सपनों को साकार कर सकें, अपने माँ बाप को गर्व महसूस करा सकें, है ना। क्योंकि आपको बोला गया ना कि आप कोई एक लक्ष्य लीजिए, उस लक्ष्य के पीछे इस तरीके से पढ़िए कि आपका तन मन धन सब कुछ उस लक्ष्य को पाने के लिए समर्पित हो जाए। स्वामी विवेकानंद ऐसा ही बोलते हैं कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त तभी होगा जब आप तन मन और धन से पूरी तरीके से समर्पित हो जाएंगे अपने लक्ष्य के प्रति। आपको दिन और रात कभी भी जो दिखेगा हर जगह आपको अपना लक्ष्य ही दिखेगा। ठीक है, और इसी संदर्भ में ही आप कलाम साहब को भी सुन सकते हैं। उन्होंने बोला कि सपने वो होते हैं जो बंद आंखों से नहीं देखे जाते, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। जब आपको इस तरीके की अपने अंदर क्यूरियोसिटी लगेगी, आपको इतने अंदर से एक मोटिवेशन रहेगा कि आपको कुछ करना है, आपको अपने लक्ष्य के लिए डेली की डेली कुछ ना कुछ इन्हांस करना है, कुछ ऐड ऑन करना है, तब आप उस सपने को जी सकते हैं। तब आप कलाम साहब की बात को सच साबित कर सकते हैं। तब आप कलाम साहब के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर और विवेकानंद जी के द्वारा सुझाए गए मार्ग पर चलकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।